Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। यह लेक्चर बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, इंडिया में किस समय कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई और उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। देखिए बच्चों, ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत बार सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन उठता है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेकर उठता है और इस लेक्चर के अंदर मैंने उसे बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। नोट्स के फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसमें मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए और वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। देखिए, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सभी जानते हैं जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज किसी कंट्री के अंदर होती है उतना ही उसको इकोनॉमिकली ग्रो करने में मदद मिलती है। तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी पॉलिसी होगी उतनी ही अच्छे से देश के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे पॉवर्टी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लान। ये क्या है? एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। एंड इंटरवेंशंस बाय अ गवर्नमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ अ कंट्री। इसको किस एम से बनाया जाता है? ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर सकें, उसके अंदर कानून बना सकें और उसे रेगुलेट कर सकें। इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जैसे इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंश्योरिंग अ फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट, फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव मार्केट, सेटिंग रेगुलेशंस, है ना, कानून बनाए जाते हैं। एंड प्रमोटिंग सेक्टर्स दैट आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, है ना। इसी को हिंदी के अंदर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास और विनियमन के लिए बनाई गई योजनाओं और उपायों से है। इसमें उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रतिस्पर्धी बाजार को बनाए रखना और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लगा के अभी तक कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हमारे देश के अंदर आई और उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप जाते हैं तो कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, उसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के अंदर क्या हुआ। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा ईजी करके आपको इसके अंदर दिया है ताकि आपको इससे लर्न करने में और समझने में आसानी होगी। सबसे पहले 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 के अंदर। इसका मेन फोकस था लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मिक्स्ड मतलब मिश्रित इकोनॉमी। देखो, हम सब जानते हैं कि उस समय वर्ल्ड दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो रहा था, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सब कौन डिसाइड करेंगे? प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, है ना। वहीं पे जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी वो क्या कहती थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो इसी जगह पे हमारा जो भारत था उसने नैम की पॉलिसी को अपनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट को वो लेके आया और उसके अंदर हमने क्या कहा कि हम कैसी इकोनॉमी रखेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे, जहाँ पे कैपिटलिस्ट
नेचर भी होगा और साथ में सोशलिस्ट नेचर भी होगा। जैसे आप सब देख सकते हैं हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, हॉस्पिटल जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल भी है। वहीं पे कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको लग्जरी चाहिए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस भी होंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी पाए जाएंगे। तो हमने सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्टेप क्या लिया, हमने लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके की पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बात क्या क्या है, द पॉलिसी आइडेंटिफाइड सेक्टर्स वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस शुड ऑपरेट। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आप सब जानते हैं, प्राइवेट लोगों के द्वारा चालू किए जाने वाली है ना, और पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस है वो। इट सेट द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, ये इसने क्या किया, बेस क्रिएट किया हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, विद अ फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अंडर स्टेट कंट्रोल। ठीक है, तो 1948 की औद्योगिक नीति में ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। और इसका मुख्य बिंदु क्या था कि इस नीति ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां सार्वजनिक और निजी दोनों उद्यम काम कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। सेकंड चीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हम क्या लाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की, 1956 की। इसका मेन फोकस क्या था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कैसा बनाना, सोशलिस्टिक बनाना, है ना। जैसे आपको ध्यान होगा हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हम जब पढ़ते हैं तो हमने देखा उसमें कुछ की वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी रिजॉल्व्स, है ना, टू बी सोशलिस्टिक सोवरिंग कंट्री, ये सारे। तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की हमने इसके अंदर क्या की, बात की। द पॉलिसी एम टू एक्सपांड द पब्लिक सेक्टर एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमने क्या किया, मेन फोकस किस पे किया, पब्लिक सेक्टर और बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर किया। इंडस्ट्रीज वर कैटेगराइज्ड इनटू 3 स्केड्यूल्स, है ना, 3 शेड्यूल्स, 3 स्केड्यूल्स के अंदर इसको बांटा गया। स्केड्यूल ए के अंदर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, कि ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी ही करेगी। शेड्यूल बी में हमने क्या बताया, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटेड जॉइंटली। ये वाले कुछ हमने एरिया ऐसे रखे जिसके अंदर पब्लिक भी काम कर सकती है और प्राइवेट भी काम कर सकती है। और शेड्यूल सी के अंदर हमने क्या किया, ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, कि भाई ये सारे काम जो हैं, ये जो इंडस्ट्रीज के ये वाले जो काम हैं जो शेड्यूल सी के अंदर आएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर आराम से कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, 1956 की औद्योगिक नीति जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर थी, उसमें हमने क्या किया, समाजवादी ढांचे की स्थापना की। और इसके अंदर हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया उद्योगों को। पहली श्रेणी जो कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र की थी, दूसरी श्रेणी जिसके अंदर सार्वजनिक और निजी दोनों मिलके काम कर सकते हैं, और तीसरी श्रेणी जो निजी के लिए खुली हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, उसका अंदर मेन फोकस किस पे था, उसके अंदर 3 जो स्केड्यूल्स बांटे वो कौन कौन से थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, है ना। 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमने क्या किया, मेन फोकस किस पे था, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड रूरल इंडस्ट्रीज, है ना, छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया। और रूरल इंडस्ट्रीज को, जो गांव के अंदर चलने वाले जो उद्योग हैं, उन पे हमने फोकस किया। ठीक है, और इसके की पॉइंट्स क्या थे, एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल एरियाज, है ना। जब पहले हमने लोन्स दिए थे तो सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए थे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आके हमारा मेन फोकस किस पे गया कि
लघु उद्योगों के अंदर और ग्रामीण उद्योगों को हमने मेन फोकस किया। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज वर प्रायोरिटाइज, साथ में हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर भी किए। ठीक है, 1977 के उद्योग नीति के अंदर लघु और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। फिर हम देखते हैं फोर्थ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980। 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उसके अंदर हमारा मेन फोकस था मॉडर्नाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, है ना। हमने क्या किया, आधुनिकरण किया और उदारीकरण किया, लिबरल, ये जो लाइसेंस वाला जो सिस्टम था इसको थोड़ा लिबरल किया। ठीक है, तो दिस पॉलिसी एम्स एट बूस्टिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। पहले क्या था, लाइसेंस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उसको थोड़ा सा लिबरल किया हमने, ताकि बहुत सारी नए नए जो इंडस्ट्रीज खोलने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो भी क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ग्रेट फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। फिर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, किससे, टेक्नोलॉजी को बढ़ा कर। तो 1980 की जो औद्योगिक नीति है उसमें हमने क्या किया था, आधुनिकरण और उदारीकरण किया था। अब आती है बारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अधिकतर क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसको है ना न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो मेन फोकस था वो हमने किस पे किया, एलपीजी रिफॉर्म्स पे किया, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वाला। देखिए इस समय 1991 के टाइम पे क्या हुआ था, हमारा देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गया था। तो हमने क्या किया, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर लिबरलाइजेशन लाए, प्राइवेटाइजेशन लाए और ग्लोबल मार्केट को भी हमने हमारे लिए खोल दिया, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी, और उसमें मेन फोकस किस पे था, एलपीजी रिफॉर्म्स पे था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके की पॉइंट्स क्या थे, दिस पॉलिसी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो बूस्ट होना स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, है ना। गवर्नमेंट ने जो अपना जो कंट्रोल रख रखा था लाइसेंसेस के ऊपर, और मतलब जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया। एंड ओपनड अप द इकोनॉमी फॉर प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। डी लाइसेंसिंग एंड रिड्यूस रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर की रिफॉर्म्स। इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी उसको भी हमने थोड़ा आसान कर दिया, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, देश के लिए खोल दिया, है ना। जो बाहर से अगर कोई विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको भी हमने क्या कर दिया, खोल दिया। चलिए अब हम देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट 1991। 1991 के बाद में हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके अंदर हमने क्या क्या किया, है ना। मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1991 की पॉलिसी तो थी एलपीजी रिफॉर्म्स की, और 1991 से अभी तक हमने जो किया वो क्या क्या किया, कंटिन्यूड लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यूअस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं। इसका की पॉइंट्स क्या है, वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट एफडीआई, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नई नई पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई। बूस्ट सेक्टर्स लाइक आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में हमने क्या किया, हमारा जो आईटी सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इसको हमने क्या किया, बूस्ट किया और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर भी फोकस किया। रीसेंट इनिशिएटिव जो अभी अभी में लिए गए हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स कौन से थे, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हम लेके आए, which encourages domestic production and आत्मनिर्भर भारत to promote self reliance। तो नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद में हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी वो 1991 में आई थी, और इस 6th पॉइंट में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी
के बाद में क्या क्या हुआ अभी तक उसके बारे में। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या थे हमारे इसके अंदर? निरंतर सुधार और उदारीकरण, जिसमें मुख्य बिंदु था विदेशी निवेश को आकर्षित करने, आईटी और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न नीतियां लाई गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। अब हम देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छी इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी वो उतना ही बूस्ट करती है किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हेल्प्स इन बूस्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन क्रिटिकल सेक्टर्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो वहां से क्या शुरू होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होता है। इट प्रमोट्स इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट्स जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोस्टर्स इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन स्पेशली इन की इंडस्ट्रीज, है ना। टेक्नोलॉजी आती है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, देखो बैलेंस्ड डेवलपमेंट कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो यूपी के अंदर पानी बहुत है, तो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ खुलना पसंद करेगी? जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ से रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोक्योर होगा, है ना। तो मान लो अगर पूरे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब यूपी के अंदर ही खुल गई तो बाकी देश के कोनों का विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बैलेंस्ड डेवलपमेंट को एंकरेज करती है। उसे अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज कम खुली है तो वो क्या करेगी? वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देगी, वहाँ पे प्रमोट करेगी कि भाई आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलो, हम आपके से टैक्स कम लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है? एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। encourages industrialization in underdeveloped and rural area ensuring balanced regional growth। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर अच्छी है तो हम किस तरफ जाते हैं? सेल्फ रिलायंस की तरफ जाते हैं। पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसी चीज़ को हमने हिंदी में देखा कि औद्योगिक नीति का महत्व क्या है? आर्थिक विकास होता है, रोजगार सृजन में मददगार है, तकनीकी उन्नति लाता है, संतुलित विकास करने में मदद करता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करता है। तो ये जो लेक्चर था वो हमने इसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को देखा और बच्चों में बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, सेकंड कब आई, और खूब अच्छे से आप अपने पेपर दीजिएगा। भारत माता की जय। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।